हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4। हम लोग अध्याय 3 तक कर चुके हैं। अध्याय 4 हम करेंगे आज। इसका सॉल्यूशन क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये हमें देखना है कि इस चैप्टर का नाम है हमारा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए इसके हम आंतरिक प्रश्न करेंगे पहले, फिर उसके बाद जैसे हम हमेशा करते हैं ऐसे ही फिर करेंगे। पहले चैप्टर के आंतरिक प्रश्न को करेंगे जो अंदर प्रश्न पूछे हुए, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। ओके, तो पहले आंतरिक प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। हमें इसे जितना ये दिया हुआ है इसे हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। ये जो काम की इसमें सूची दी हुई है कार्यों की, इसको हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे देख ही लेते हैं, उत्तर बता देती हूँ मैं। यहाँ पे लिखी हूँ तो एक बताऊँगी, एक आपको बताना ही दिखाना ही फिर से लिख के। तो ये देखिए हमारा चैप्टर 4, और ये इंग्लिश में भी तो हमें जाना ज़रूरी है, कभी कभी पूछता है, देखते हैं कहीं कहीं पे। तो व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ब्यूरियल मतलब होता है कब्र। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ये तो हम क्वेश्चन पढ़े हैं, फिर से बता देते हैं कि पाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इसको हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे गड्ढे खोदना। तो से पहले गड्ढे खोदेंगे, फिर दफनाएंगे मरे हुए को, फिर शिलाखंडों यानी पत्थरों को ढोकर लाएंगे और उसके बाद न पत्थरों को तराशेंगे। तो यही यहाँ पे लिखे हैं। पहले आएगा गड्ढे खोदना, फिर आएगा हमारा मरे हुए को दफनाना, फिर उसके बाद आएगा शिलाखंडों को ढोकर लाना, फिर आएगा चौथा बड़े पत्थरों को तराशना। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए हैं क्रम वाइज। गड्ढे खोदना, मरे को दफनाना, शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थर को तराशना। पहले गड्ढे खोदेंगे, फिर मरे हुए दफनाएंगे, मरे हुए लोग जो मरे हुए हैं उसको दफनाएंगे, और फिर उसके बाद शिलाखंड यानी पत्थरों को ढोकर लाएंगे और फिर बड़े पत्थरों को तराशेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। क्या हड़प्पा के शहरों के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग करते थे। तो नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई अवशेष नहीं मिला है लोहे का। तो इसलिए हड़प्पा में कांसा मिला, सोना भी मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तीसरा है, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था। अपने जवाब का कारण बताओ। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है ना, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था। अपने जवाब का कारण बताओ। पहले हमें ये क्वेश्चन करने से पहले ये बुक में मतलब ये क्या पूछा है, पूछना क्या चाह रहा है, ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे आंसर। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक गांव था जिसका नाम था इनाम गांव, उसमें एक विशिष्ट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र है। तो इसमें देखेंगे, इनाम गांव को खोजो। पहले हमें ये पृष्ठ मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 पे है, इसमें हमें पहले इनाम गांव खोजना। चलिए देख लेते हैं, पहले इनाम गांव को ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पेज 13, और इसमें हमें ढूंढना है इनाम गांव। इस मानचित्र में हमें इनाम गांव ढूंढना है।
तो देखते हैं कहाँ पे इनाम गांव। ये रहा हमारा इनाम गांव, ये इनाम गांव। इसको ढूंढना था और फिर हमें ये बताना है। देखिए मुंबई के पास में है इनाम गांव। मुंबई इस पास नहीं, दूर है अभी। तो मानचित्र में हमने इनाम गांव को तो देख लिया। अब ये देखना, अब आगे पढ़ते हैं। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये जो भीमा नदी है उसकी, भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उसके किनारे की एक जगह ये इनाम गांव है। पहले लोग नदियों के किनारे रहते थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे पानी, वनस्पतियाँ, मतलब सब कुछ आसानी से मिल जाता था, इसलिए सब लोग वहाँ पे, तब के लोग जो थे नदियों के किनारे ही रहा करते थे। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। आज से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब जो लोग मतलब कम एज के रहते थे, जवान लोग, यानी कि 18 से 35 के बीच के जो लोग रहते थे उनको प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, दफनाए रहते थे। और फिर उनका सिर उत्तर की ओर होता था। आज भी लोग दफनाते हैं या रखते हैं शव को तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ उनका सिर रहता है, ऐसे करके। और तब भी लोग, उनका सिर जो था उत्तर की ओर रहता, तब भी लोग जब दफनाते थे तो उनका सर जो है, सिर जो है उत्तर की तरफ करके दफनाते थे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। अब ऐसे बर्तनों को भी उसमें रखा जाए, शायद उसमें खाना पानी हो, क्योंकि अब बहुत 3600 से 2700 साल पहले की चीज़ें, अगर खाना भी उसमें रखा रहा होगा तब तो देख तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वो सड़ गया होगा, गल गया होगा। जो बर्तन थे सिर्फ वही दिखे, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि शायद उसमें खाना रखी, तभी तो उसमें बर्तन रखा हुआ था। उसमें खाना, शायद उसमें खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। जो शव दफनाया जाता था, मतलब जो मृत शरीर था जिसे दफनाते थे हम, वो लोग दफनाते थे, उसके शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चार सॉरी एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब 5 कमरों वाले बड़े मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। अब आप अपने गांव में देख लीजिए कि जिसका घर बड़ा होता है, मतलब गांव में भी बहुत लोग होते हैं कि जिनका घर बहुत बड़ा बड़ा होता है, और उससे हम क्या पता लगाते हैं कि यानी कि वो आदमी जो है वो बहुत पैसे वाला है, यानी बहुत अमीर है। हम लोग घर को देख के बता देते हैं कि ये आदमी बहुत अमीर होगा क्योंकि इसका घर बहुत बड़ा है। ऐसे ही वहाँ पे यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। अब देखिए, यानी कि वो बहुत बड़े लोग थे, और सब के पैर जो थे वो मुड़े हुए थे, गोदाम भी था। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे तो हमें यही पता लगता है, यानी गांव में सबसे बड़ा घर था, यानी कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, तो वो सरदार हो सकता है, तब किस समय में कह सकते थे। इसमें क्वेश्चन तब हमसे ये पूछा है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, ये लगता है हमें कि ये सरदार का शव था, क्योंकि इसका घर बहुत बड़ा था गांव में, गांव के बीचों बीच था, और उसके घर में जो है वो बहुत बड़ा अनाज का गोदाम मिला है। तो इससे हम आसानी से, मतलब कह सकते हैं एकदम आसानी से कि हाँ, ये बड़े आदमी का, किसी सरदार का शव था। तो हम आंसर देखेंगे, यहाँ पे उत्तर देखेंगे। हाँ, यह शव किसी सरदार का ही होगा, क्योंकि यह घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा था तथा बस्ती के बीचों बीच था। बताइए ना आपको, ये अन्य घरों की तुलना में बहुत बड़ा था, और घर जो था वो बस्ती के बीचों बीच में था, तथा शव को दफनाने के लिए 4 पैरों वाले बड़े संदूक का प्रयोग किया गया था। अब जो शव को दफनाया गया था उसको 4 पैरों वाले बड़े से संदूक का प्रयोग किया गया था, यानी कि इससे हमें यही पता लगता है कि ये जो शव था ये किसी बड़े सरदार का था। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? जो पढ़े हैं, अब हम इतनी विस्तृत जानकारी शरीर के बारे में कैसे दे सकते हैं? कैसे उन्होंने, जो पुरातत्वविद थे, वो उन्होंने कैसे बताया होगा कि इतनी इतनी जानकारी उन्होंने कैसे दी? तो ये उत्तर हमारा, शायद वैद्य चरक ने किसी व्यक्ति के मृत शरीर की चीड़ फाड़ करके यह जानकारी एकत्रित की होगी। ये जानकारी जो है, जब किसी मृत शरीर का जब हम चीड़ फाड़ करते हैं, तभी हम जान सकते कि ये आदमी था, वो जवान था या बूढ़ा था, ये बच्चा था। मतलब जब तक हम उसको चीड़ फाड़ करके ही बताएंगे ना। ऐसे ही ये जो वैद्य चरक थे, उन्होंने किसी व्यक्ति की मृत शरीर को चीड़ फाड़ करके यह जानकारी एकत्रित की होगी। अब नेक्स्ट है हमारा अन्यत्र। अन्यत्र में देखेंगे हम ये अन्यत्र। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। एटलस में, अब एटलस की बुक आपके पास बतानी है कि नहीं? एटलस की बुक में हम चीन को देखते हैं, तो हमें एटलस में चीन को देखना है। तो एटलस की बुक में पहले हम चीन को देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एटलस की बुक। ये देखिए, ये रही ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस की बुक। इसी में हम देखेंगे जितने भी वो मैप है, मैप का सब देखेंगे इसमें। तो हमें चीन को देखना है, तो चीन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा एशिया का मैप, एशिया का राजनीतिक। इसमें हमें चीन को देखना है, तो देखते हैं। ये रहा हमारा इंडिया यानी भारत, और भारत की जस्ट बगल में नेपाल, नेपाल के बाद है चीन। ये रहा हमारा चीन। तो चीन में देखते हैं, इसे हमें देखना था, तो चीन हमने देख लिया। भारत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद चीन, ऐसे करके चीन ये रहा हमारे एटलस में। फिर हमें बोला है लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। सबसे पुराने उदाहरण लेखन कला के चीन में ही हम पाते हैं। चीन के 3500 साल पहले, ये देखिए, ये लेखन कला है तब की, 3500 साल पहले की। सबसे पहले हम यहीं पे पाते हैं पुराने उदाहरण। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये जो था लेखन कला, ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। अब इन हड्डियों को जो है वो भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। क्योंकि उस समय की ये मान्यता थी कि ये जो हड्डियां हैं ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। जो राजा थे उस समय के, अब भाई राजा तो अमीर होते हैं, उनको तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो थे वो लिपिकारों से इन हड्डियों पर अपना सवाल लिखवाते थे। फिर क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। अब देखिए इसमें सवाल क्या क्या रहते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे। जब उन्हें युद्ध जीतना होता था, जब किसी से युद्ध होता था, तो वो यही लिखवाते थे कि क्या, उस हड्डी पे लिखवाते थे, क्योंकि उसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था। इसलिए वो राजा जो थे उस पर लिखवाते थे क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या अच्छी फसलें होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, या फिर ये सब लिखवा के फिर वो इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। वो इन हड्डियों को आग में डाल देते थे, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। जब आग में डालेंगे तो जब वो गर्मी पाएगी तो वो चटक कर उसमें चटक कर दीवारें पड़ जाती थी, दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जो भविष्यवक्ता हैं, आज भी देखते होंगे आप अगर हाथ दिखाने जाते हो, जब कोई हाथ दिखाता है तो वो जो देखने वाला रहता है वो बहुत ध्यान से आपके हाथ को देखता है। फिर उसको देख के फिर पता नहीं क्या सोच के फिर बताता है कि आप ये बनोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, बला बला, मतलब बहुत सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही तब के भी जो थे भविष्यवक्ता, वो भी यही करते थे। वो हड्डियों की दरारों से बताते थे, उन्हें ध्यान से देखकर फिर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रहे होगे, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे।
ये जो भविष्य बताते कभी कभी गलती भी कर देते थे, आज भी होता है। जो हाथ देखते क्या आपको एकदम सटीक बताते हैं? क्या आप जो बताएंगे क्या सच में वही होता है आपके साथ? नहीं ना। तो जरूरी नहीं कि वो सब सही ही हो जाए। एक तुक्का होता है ना, तुक्का मारने, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, हमें तुक्का मारना है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, अगर हमें आ नहीं रहा हो तो वही। तो कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। राजा जो थे वो शहरों में महल बनाकर रहते थे और उन्होंने बेशुमार दौलत, बहुत सारी दौलतें जो इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। ये देखिए, तब भी नक्काशी किए हुए बर्तन मिलते थे कांसे के, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वो लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि क्या वे लोग लोहे से परिचित थे? तो लोहे से वे लोग परिचित ही नहीं थे, तो वो इस्तेमाल करना कैसे जानेंगे? तो वे लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब हमें बताना है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि ऋग्वेद की राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बता। हमें ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच हमें एक फर्क बताना है। तो ये रहा हमारा आंसर कि ऋग्वेद की राजा बड़ी राजधानियां व महलों में नहीं रहते थे। जो ऋग्वेद की राजा थे वो बड़ी बड़ी राजधानियां उनकी नहीं थी, वो महलों में नहीं रहते थे। जबकि चीन के राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। जो चीन के राजा थे वो अभी पढ़े नाम कि वो चीन चीन में ये सब होता था कि हड्डी पे वो अपना भविष्य लिखते थे, क्वेश्चन सवाल लिखते थे, फिर वो अपना भविष्यवक्ता जो था उनको भविष्यवाणी करता था। तो वही जो थे शहरों में महल बना के रहते थे और बहुत सारे धन को इकट्ठा कर लिए थे। तो जो चीन के राजा थे वो शहरों में महल बना कर रहते थे। यही हमारा एक फर्क है कि ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानी में महलों में नहीं रहते थे। ये हमारा फर्क है। अब हमें कल्पना करना है, कल्पना करने वाला प्रश्न है। ये देखिए, कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किए जा रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या क्या दिया जाएगा। ये हमें कल्पना करके और फिर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें कल्पना क्या करना है कि हम लोग उसमें पढ़े थे ना, सरदार के बारे में पढ़े हैं कि सरदार इनाम गांव के बारे में पढ़े हैं कि जो सरदार था जब वहाँ पे सरदार कोई मरता था तो उसको मतलब बड़े सी 4 पहियों वाले संदूक में उसको दफनाया जाता था और उसके साथ बर्तन, कीमती चीज़ें रखी जाती थी। बर्तन में खाने की चीज़ें और कीमती चीज़ें रखी जाती थी। तो वही सोच के हमें बताना है कि यहाँ पे लिखे मेरे माता पिता सरदार को उसके घर के आंगन में दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये हम मतलब कल्पना करना है, मैं तो कल्पना कर रहे हैं। और सरकार को घर बस्ती के बीच में, सरकार का जो घर है वो बस्ती के बीच में है। सरदार की 100 को 4 पैरों वाले संदूक में बंद करके दफनाया जाएगा। सरदार का मनपसंद खाना तैयार किया जा रहा है। इस खाने को सरदार की 100 के साथ दफनाया जाएगा। क्योंकि हम देखे थे कि नाम गांव के जो सरदार था उसके पास से हमें खाना तो नहीं मिला था, बस बर्तन मिले थे। तो उस बर्तन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें खाना तैयार किया, उसमें खाना रखा गया होगा। इसके अलावा सरदार की अन्य मनपसंद चीज़ें, कीमती वस्तुएं और उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं भी 100 के साथ दफनाए जाएंगे। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम कल्पना करके बता भी सकते हैं कि ये उसके साथ होगा। कीमती वस्तुएं दफनाई जाएंगी, मनपसंद चीज़ें रखी जाएंगी, खाने की चीज़ें रखी जाएंगी। उसे 4 पैरों वाले बड़े से संदूक में दफनाया जाएगा, उसे घर के आंगन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हमारा बचा हुआ इसमें पाठ्य पुस्तक के मतलब प्रश्न अभ्यास बचा हुआ करना। हम लोग आज आंतरिक प्रश्न को किए हैं और हमें अभी प्रश्न अभ्यास करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसके साथ करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट तो हमारा हो गया,
एक पार्ट नेक्स्ट में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मतलब ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।